बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस सुमैरा यूनुस एंड आई एम योर जियोग्राफी टीचर। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और सब अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बेटा आज थोड़ा सा मोरल लेसन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। थोड़ा सा ये बात करूँगी कि अपने बड़ों की जो है वो रिस्पेक्ट, उसका ख्याल रखा करें, उनकी इज़्ज़त किया करें। इट डजेंट मीन कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन चलाना ज़्यादा आती हैं या कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करना आपका बड़ों से ज़्यादा, अपने घर वालों में अपने पेरेंट्स से ज़्यादा यूज़ करना आता है तो आप सब कुछ जानते हो और आप इस वजह से डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हो। आजकल देखने में आ रहा है कि बच्चे जो हैं वो बड़ों की जो है अपने पेरेंट्स की बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं। घर में आपके जो ग्रैंडफादर, जो भी आपके दादा दादी नाना नानी होते हैं, वो आपको कुछ कहते हैं तो आप लोग उनको फॉलो नहीं करते बल्कि इग्नोर करते हो। आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है और आप सब जानते हो। डेफिनेटली आपको पता भी होगा, आप जानते भी होंगे, लेकिन जो बड़ों के एक्सपीरियंस होते हैं उनसे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। तो बेटा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट किया करें। यही आज के लिए मेरा आपको जो एक इखलाकी सबक है, लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक अच्छी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगी वो यही कि अपने बड़ों की जो रिस्पेक्ट है वो उसका ख्याल रखा करें। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे होंगे और डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे करते भी होंगे बड़ों की रिस्पेक्ट, पर जो थोड़ी बहुत नहीं करते वो उनके लिए मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की जो है और अपने बुज़ुर्ग जो घर में हैं उनकी रिस्पेक्ट किया करें। और अब हम आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्लास 6 है जियोग्राफी, लेक्चर नंबर 5 है आज हमारा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का टाइटल है हमारा अर्थ एज अ प्लेनेट। और उसमें आज हम पढ़ेंगे सोलर एंड लूनर एक्लिप्स। उसके अलावा कॉन्टिनेंट्स को जो है वो कुछ कॉन्टिनेंट्स को हम इधर डिस्कस करेंगे। ये आपको पता है, ये जो हम लोग सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, इससे पहले जो है हमने 4 लेक्चर हुए हैं, उसमें हमने क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स पढ़ा, फिर सोलर सिस्टम पढ़ा, फिर हम लोगों ने इसमें वो पढ़ा मूवमेंट ऑफ द अर्थ, साइज ऑफ द अर्थ, इन चीज़ों को हमने किया। आज हम सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, इसको आपको पता भी होगा, सोलर एक्लिप्स 3-4 दिन पहले जो है, ये 1 वीक पहले आप लोग सब लोगों ने देखा भी होगा किस तरह से एक्लिप्स जो था वो था, और सब आप लोगों ने चीज़ें जो हैं वो नोट डाउन की होंगी। और ये तो आपका रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, तो इस पर जब मैं बात करूँगी तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। हम थ्रू मल्टीमीडिया आपको ये लेक्चर देंगे और उसमें पिक्चर्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारी सोलर एंड लूनर एक्लिप्स क्या है और कॉन्टिनेंट्स के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। आइए हम अपने लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। जी बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे सोलर एंड लूनर एक्लिप्स। सबसे पहले सोलर एक्लिप्स देखते हैं। सोलर एक्लिप्स, समटाइम द मून कम्स बिटवीन द sun and the earth and cast its shadow on the earth, due to which the sun is not seen completely or partially from the earth. This is called solar eclipse. ये देखें, ये मून है, ये अर्थ है। ये अर्थ जो है अपने ऑर्बिट पे जो है रिवॉल्व कर रही थी, अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही थी, अपना चक्कर लगा रही थी। जब वो रिवॉल्व कर रही थी तो उसकी रेवोल्यूशन के दौरान जो है ये मून जो है बिटवीन उसके मूवमेंट के दरमियान, जब वो रिवॉल्व कर रही थी, जब इसके गिर्द घूम रही थी तो मून दरमियान में आ गया। अब जो है अर्थ के ऊपर जो है सन की लाइट जो नहीं पड़ रही। अब अर्थ के ऊपर से अब कुछ जगहों पे हमें पार्शली जो है वो एक्लिप्स नज़र आएगा, कुछ जगहों पे हमें फुली नज़र आएगा। ऐसे एरिया जो सन जहाँ पे कंप्लीट जो है चांद कंप्लीट आ जाता है, उसका शैडो कंप्लीट पड़ जाता है, तो वहाँ पे हमें जो है एक्लिप्स जो फुल एक्लिप्स होगा, फुल शैडो पड़ेगा तो वहाँ पे होगा। और कुछ जगह जो होंगी वो हमें जो है वहाँ पे पार्शल होगा। तो समटाइम द मून, ये मून आया है, ये सन है, दिस इज अर्थ अब रिवॉल्व कर रही है। अब मून के गिर्द, आपको पता है अर्थ जो होती है वो अपना रेवोल्यूशन जो है मून के गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट करती है, हर टाइम अपने ऑर्बिट पे जो है मूव कर रही होती है। तो जब अर्थ मूव कर रही होती है और चांद अर्थ और सन के दरमियान आ जाता है तो उस टाइम जो है उसका शेडो, जो चांद का जो शेडो है वो अर्थ के ऊपर पड़ता है, ठीक है। कास्ट इट शेडो ऑन द अर्थ,
ड्यू टू विच द सन इज नॉट सीन कम्प्लीटली और पार्शियली। तो आप अर्थ से क्या कर सकते हो, सूरज को नहीं देख सकते, या तो बिल्कुल आपको सूरज नहीं नजर आता, या तो आपको जस्ट थोड़ा सा सूरज नजर आता है। तो ये आपका होता है सोलर एक्लिप्स। तो ये इसका फुल शेडो जो है पड़ रहा है, और यहाँ पे इसका जो है पार्शियल शेडो पड़ रहा है। तो यहाँ से आपको ये सोलर एक्लिप्स आपका जो है वो है कि समटाइम द मून कम बिटवीन द सन एंड द अर्थ, when sometime the moon come between the sun and the earth and cast its shadow on the earth। फिर उसका जो मून का शेडो है वो अर्थ के ऊपर पड़ता है। तो अर्थ से हम सन को या तो कंप्लीटली नहीं देख पाते, या तो हम पार्शली नहीं देख पाते। तो वो सूरत हाल जो भी होती है उसको हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। अब इसी तरह से ये मैंने आपको थ्रू पिक्चर समझाया। अब आपका लोनर एक्लिप्स हुआ, ठीक है। लोनर एक्लिप्स क्या होता है? लोनर एक्लिप्स सम टाइम द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड द मून। अब उस टाइम क्या हो रहा था कि जो अर्थ मूव कर रही थी और सन जो है वो बीच में आ गया था, जो मून था वो बीच में आ गया था, तो वो आपका सोलर एक्लिप्स हुआ। अब क्या होता है कि सम टाइम द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड द मून। जब अर्थ सन और मून के दरमियान आती है एंड कास्ट इज शेडो ऑन द मून, तो अर्थ का जो शेडो होता है वो मून के ऊपर पड़ता है, ड्यू टू विच द मून इज नॉट सीन कम्प्लीटली और पार्शियली फ्रॉम द अर्थ। तो हम चांद को नहीं देख पाते, या तो मुकम्मल तौर पे चांद को नहीं देख पाते, या तो चांद आधा नजर आता है और आधा नजर नहीं आता। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लोनर एक्लिप्स। ये आप लोग देख सकते हो, ये मून है, ये जो है सन है। मून जो है अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा था, तो जब वो अपने ऑर्बिट पर मूव कर रहा था तो उस टाइम अर्थ जो है उसकी मूवमेंट के दौरान उसके बीच में आ गई, ठीक है। अर्थ, ये देखें, ये अर्थ, ये मून है, ये सन है, ये अर्थ जो है वो मून और सन के बीच में आ गई, जिसकी वजह से जो है लोनर एक्लिप्स हुआ। अब ये देखें, अर्थ ऑर्बिट है, ये जो है अर्थ ऑर्बिट है, ये जो है ये मून ऑर्बिट है। ये मून जो है, मून अपना जो चक्कर जिस लगाता है, ये मून चांद का अपना जो है ऑर्बिट है। और चांद अपने ऑर्बिट पर मूव कर रहा था कि वो जब मूव कर रहा था तो बीच में क्या आ गई? ज़मीन आ गई। जब ज़मीन आ गई तो अब ज़मीन का जो शेडो है वो मून के ऊपर पड़ गया। अब जो अर्थ से मून को जो है ना, तो हम या ये भी हो सकता है कंप्लीटली भी नहीं देख सकते, या पार्शली भी नहीं देख सकते, या आधा हमें नज़र नहीं आएगा, या कंप्लीटली हमें नज़र नहीं आएगा। तो ये हमारा होगा लोनर एक्लिप्स। तो ये आप लोग देख सकते हैं, पेनुम्ब्रा होता है पार्शल, और उम्ब्रा होता है जो होता है आपका हाफ, जो फुल शेडो जो होता है उसको उम्ब्रा बोलते हैं, और पेनुम्ब्रा बोलते हैं जो आपका हाफ मतलब पार्शल होता है। तो समटाइम द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड द मून एंड कास्ट इज शेडो ऑन द मून, ड्यू टू विच द मून इज नॉट सीन कम्प्लीटली और पार्शली फ्रॉम द अर्थ। दिस इज कॉल्ड लोनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स क्या है कि जब मून सन, जब सोलर एक्लिप्स होता है कि जब जमीन अपने ऑर्बिट के गिर्द चक्कर लगा रही होती है, तो उसके ऑर्बिट के बीच में चांद आ जाता है। तो ज़मीन का, चांद का जो शेडो है वो ज़मीन के ऊपर पड़ता है। जब ज़मीन का, चांद का शेडो ज़मीन के ऊपर पड़ता है तो ज़मीन से हम सूरज को नहीं देख पाते, तो वो आपका होता है सोलर एक्लिप्स। और लोनर एक्लिप्स क्या होता है कि सम टाइम द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड द मून, कि जब अर्थ दरमियान में आ जाती है सन और मून के, और कास्ट इट शेडो ऑन द मून, और उसका शेडो जो है वो मून के ऊपर पड़ता है, उस दौरान हम चांद से जो है वो इसको ज़मीन को नहीं, ज़मीन से चांद को नहीं देख पाते, तो वो हमारा होता है लोनर एक्लिप्स। ये हमारा सोलर एक्लिप्स और लोनर एक्लिप्स था। सोलर एक्लिप्स कुछ दिन पहले जो है हुआ, आप लोगों में से अगर आप लोग लाइव नहीं भी देखा तो आप लोगों ने टीवी में ज़रूर देखा होगा, न्यूज़ वगैरह में दिखा रहे थे बार बार, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से शेडो, किस तरह कुछ जगह ऐसी थी, वो कुछ बता रहे थे, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कम्प्लीटली जो है सन जो है वो नज़र नहीं आ रहा था, कुछ जगह ऐसी थी वहाँ पे
पार्शली नज़र आ रहा था। तो ये बेसिकली अर्थ और सन के बीच जो था चांद आ गया था, जिसकी वजह से हमें सन जो है या तो कम्प्लीटली नज़र नहीं आ रहा था या जो है पार्शली हमें नज़र आ रहा था। तो ये हमारा होता है सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, जिसको आप उर्दू में सोलर एक्लिप्स को उर्दू में सूरज ग्रहण और लूनर एक्लिप्स को आप उर्दू में चांद ग्रहण कहते हो। अब हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हम लोगों ने डिस्कस करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आज हमने पढ़ना है बेसिकली कॉन्टिनेंट्स के कॉन्टिनेंट्स क्या है। पहले हमने इसकी डेफिनेशन करनी है, थोड़ा सा इसका कॉन्टिनेंट्स का मैं आप लोगों को बैकग्राउंड भी बता दूं। जियोलॉजिक एविडेंस, जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ज़मीन के बारे में उसके इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी होता है स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को जो है स्टडी करते हैं, उनको जियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वो कहता है जियोलॉजिक evidence suggests that of several time during the past 3 billion year ago continent on the earth were joined in single। उसने कहा कि जो जियोलॉजिस्ट हैं जो ज़मीन को स्टडी कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट्स थे, ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, पहले ये बेसिकली ये एक ही कॉन्टिनेंट थे, ठीक है, इस सिंगल एक कॉन्टिनेंट थे, एक लैंड मासेस था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट भी बोला जाता था या उसको पेंजिया, PANGAEA पेंजिया भी बोला जाता था। ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो बता रहा है कि ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट जो है ये पहले एक ही लैंड मास होते थे, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट भी बोला जाता था और पेंजिया बेसिकली उसको नाम दिया गया था, पेंजिया बोला जाता था। फिर ये कैसे बने? फिर ये ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स, आपके जो आपको पता है कि प्लेट्स जो ज़मीन के अंदर मूव कर रही होती हैं, आतिशफशा मादे जो मूव कर रहे होते हैं, और ड्यू टू अर्थक्वेक एंड ड्यू टू अदर फिनोमेना जो ज़मीन के अंदर जो हो रहे होते हैं टेक्टोनिक प्लेट के टकराव की वजह से, तो फिर ज़मीन जो है वो टूट के 7 बड़े मासेस में जो है वो चेंज हो गई, और फिर ये जो हमें पूरे कॉन्टिनेंट है ये मिलते हैं। तो a land portion is comprised of 7 large masses which is called continent। एक्चुअली आपकी जो ज़मीन है बेटा, आपकी ज़मीन द एरिया ऑफ द सरफेस, आपने जब मैं एरिया ऑफ द अर्थ बताया था तो मैंने आपको बताया था कि आपका एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस कितना है? ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये कंप्लीट अर्थ का मैप इधर ग्लोब की फॉर्म में आपको दिया गया है। इस अर्थ का जो डिस्टेंस, ये अंदर पूरा का पूरा जो एरिया है ये 510 स्क्वायर किलोमीटर्स है। कितना? 510 स्क्वायर किलोमीटर्स, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, सॉरी मिलियंस, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इसका डिस्टेंस है। आउट ऑफ विच इस पूरे एरिया में ओनली 29% जो है ये लैंड एरिया है। ये जो आपको एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये जितने भी आपको 7 कॉन्टिनेंट नज़र आ रहे हैं, ये ओनली 29% ज़मीन के टोटल एरिया में से ओनली 29% ये जो है लैंड मास एरिया, मतलब जो आपकी ज़मीन है, खुश्क जो मास है वो है। अब बाकी ये तमाम का तमाम, ये देखें, ये तमाम का तमाम जो है वाटर है, ठीक है, 71% आपका वाटर एरिया है और 29% आपका जो है वो लैंड मास है। वो जो लैंड मास 29% है उसको हमने 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये हमने एरिया वाइज जो है वो इनका ऑर्डर लिखा हुआ है। सबसे बड़ा जो है एरिया एशिया का है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका का है, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका, और 5वां बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एंटार्क्टिका, जो आपका 6 बड़ा कॉन्टिनेंट है वो यूरोप, एंड सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया है। ये आप लोग कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं। सबसे बड़ा इधर आपको नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया आपको ये देखें एशिया का नज़र आ रहा है।
एशिया के ईस्टर्न साइड पर जाएं तो आपको यूरोप नज़र आएगा। नहीं, एशिया के आप लोग ये ईस्ट साउथ की जानिब जाएं तो ये अफ्रीका आपको नज़र आएगा, सेकंड नंबर पे अफ्रीका है। फिर देखें आपको नॉर्थ अमेरिका जो है वो नज़र आएगा, उसका उससे जो छोटा है वो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से छोटा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से छोटा आपको एंटार्क्टिका का एरिया नज़र आएगा, और एंटार्क्टिका के बाद आपको यूरोप नज़र आएगा, और सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे छोटा जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आएगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूं। कॉन्टिनेंट क्या है, पहले मैं आपको बताऊं, ये जो आपकी अर्थ है, अर्थ का जो एरिया है वो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में 29% आपका लैंड मास एरिया है। वो जो 29% आपका लैंड मास, लैंड पोर्शन है, उसको आप कॉन्टिनेंट कहते हैं। उस लैंड पोर्शन को हमने 7 कॉन्टिनेंट पे डिवाइड किया हुआ है। पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री मैंने बता दिया कि क्या, फिर ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट अर्थक्वेक ज़मीन टूटी और 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गई। वो 7 कॉन्टिनेंट मैंने आपको बता दिया। ये एरिया वाइज हमने इनके ऑर्डर लिखे हुए हैं, पॉपुलेशन वाइज ऐसे ऑर्डर नहीं है। पॉपुलेशन वाइज एशिया है, एशिया के बाद जो है वो आता है आपका अफ्रीका आता है, फिर यूरोप आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और फिर ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। पॉपुलेशन वाइज इनका ऑर्डर चेंज है, लेकिन हमने इधर एरिया वाइज जो ऑर्डर है इनका लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, सबसे पहले ये मैं बार बार यहाँ पे आया करूँगी क्योंकि मैंने इनकी साइड्स आपको बतानी है कि इसके ईस्ट पे क्या है, वेस्ट पे क्या है, साउथ में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा एरिया आता है। तो ये चीज़ें मैं बताने के लिए दोबारा से मैप में आया करूँगी, लेकिन आगे हम जाते हैं, एक एक कॉन्टिनेंट को जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा एशिया। एशिया में एक एशिया की इम्पोर्टेंस यह है कि पाकिस्तान जिस सिटी में हम रहते हैं इज़ आल्सो सिचुएटेड इन एशिया। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये पाकिस्तान आपको नज़र आ गया, दिस इज़ अ पाकिस्तान। अब एशिया के यहाँ पहले हम एशिया का बताते हैं कि एशिया के नॉर्थ ईस्ट साउथ में क्या है, फिर हम इसके जो सिटीज़ हैं इसकी तरफ आ जाते हैं और इसके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एशिया को हम पढ़ेंगे कि एशिया के उस नॉर्थ में, एशिया के ईस्ट में जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इन इट्स नॉर्थ लाइज द नॉर्दर्न ओशन, जिसको आप आर्कटिक ओशन भी कहते हैं। क्या, ये नॉर्दर्न ओशन है, इसको आप आर्कटिक ओशन भी कहते हैं। इन इट्स साउथ लाइज द इंडियन ओशन, इसके साउथ में जो है वो इंडियन ओशन है। इन इट ईस्ट लाइज द पैसिफिक ओशन, इसके ईस्ट में पैसिफिक ओशन है। इन इट्स वेस्ट लाइज द यूरोप। अब किस तरह से है, मैं दोबारा से मैप की तरफ जाऊंगी और आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ये देखें, इसके बता रहा है कि एशिया के जो ईस्ट है, ये ईस्टर्न साइड होती है ना, आप दिस इज अ ईस्ट, दिस इज अ वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एशिया का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एशिया में देखें, इसके ईस्टर्न साइड पे क्या आ रहा है, पैसिफिक ओशन। एशिया के नॉर्दर्न साइड पे क्या आ रहा है, नॉर्दर्न ओशन भी इसे बोलते हैं, इधर आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन भी बोलते हैं, नॉर्दर्न ओशन भी बोलते हैं। बार बार ये बात माइंड में रख लें कि आर्कटिक ओशन को नॉर्दर्न ओशन भी बोलते हैं। तो अगर आपकी बुक में कहीं पर आर्कटिक की जगह नॉर्दर्न ओशन लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना, आर्कटिक को ही नॉर्दर्न ओशन बोलते हैं। तो एशिया के ईस्ट में देखें पैसिफिक ओशन, एशिया के वेस्ट में देखें यूरोप, इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन और नॉर्दर्न ओशन, या और इसके साउथ में जो है वो आ जाता है इंडियन ओशन। समझ आ गई, एशिया इन ईस्टर्न साइड पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न साइड यूरोप, आर्कटिक ओशन और इंडियन ओशन। अब फिर हम एशिया की तरफ जाते हैं। अब इसके ऊपर आ जाए एशिया के बारे में, इसमें तकरीबन ये 50 जो है कंट्रीज आती हैं। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट, ये इसमें पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा है, और द 60% ऑफ द अर्थ लाइव हेयर।
तो 60% लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। इसमें एशिया के कुछ कंट्रीज, मेन कंट्रीज का देखें, रशिया का कुछ मतलब मैक्सिमम एशिया हिस्सा जो है वो यहाँ पर है, कुछ हिस्सा इसका जो है दूसरे मुल्क में है, रशिया है यहाँ पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, रशियन कुछ जो कंट्रीज जो पहले रशिया का हिस्सा थी फिर वो बाद में इंडिपेंडेंट हो गई, जैसे काज़किस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, ईरान, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये अरेबियन सी, ये तमाम जो हैं ये एशियन कॉन्टिनेंट के हैं। इधर भी आप देख सकते हो कि एशिया। अब हम आ जाते हैं, ये एशिया आ गया। अब नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अफ्रीका। It is the second largest continent of the world. Area wise, it is the second largest continent of the world. In its north lies the Mediterranean Sea. In its south lies the Southern Oceans. In its east lies the Indian Ocean. In its west lies the Atlantic Ocean. फिर हम मैप की तरफ जाएंगे दोबारा से और आपको क्लियर करेंगे। ये अफ्रीका है। अफ्रीका के ईस्टर्न साइड पे हमारा आ जाता है इंडियन ओशन। ये देखें, ये अफ्रीका के ईस्ट में आ जाता है। इसके वेस्ट में आ जाता है, ये देखें, अटलांटिक ओशन। ये आप लोग अफ्रीका के चले जाएं यहाँ पे नॉर्थ पे तो मेडिटेरियन सी आ जाएगा। ये यूरोप से नीचे, ये जो आपको ना थोड़ा सा पानी का एरिया नज़र आ रहा है, ये समुंदर है। आपको पता है कि जो आपका सी और ओशन है उसमें यही फ़र्क होता है कि ओशन जो है लार्ज मास ऑफ वाटर होता है और जो आपका सी होता है वो स्मॉलर देन ओशन होता है। तो ये आपको थोड़ा सा पानी वाला एरिया नज़र आएगा, ये बेसिकली आपका है मेडिटेरियन सी। तो अफ्रीका के ईस्ट में होगा इंडियन ओशन, वेस्ट में होगा अटलांटिक ओशन और इसके नॉर्थ में होगा मेडिटेरियन सी और इसके साउथ में होगा सदर्न ओशन। इसके अलावा अब फिर अफ्रीका के ऊपर आ जाते हैं। ये अफ्रीका की कंट्रीज़ आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये कुछ कंट्रीज़ हैं, इसमें तकरीबन 54 कंट्रीज़ हैं। इट इज़ द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट एंड होम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। सबसे बड़ा डेजर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा जो है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। तकरीबन 25% एरिया वो अफ्रीका का जो है वो कवर कर रहा है। ठीक है, सबसे जो लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा, वो इसमें सिचुएटेड है और वो तकरीबन 25% एरिया जो है अफ्रीका का वो कवर कर रहा है। तो अब हम आ जाएंगे नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। ये तीसरा बड़ा जो है कॉन्टिनेंट है। इन इट्स नॉर्थ लाइज द नॉर्दर्न ओशन। इसके नॉर्थ में जो है नॉर्दर्न ओशन है, ये नॉर्दर्न ओशन भी बोलते हैं इसको और आर्कटिक ओशन भी बोलते हैं। इन इट्स साउथ लाइज द साउथ अमेरिका। अच्छा, ये जैसे ही हमारा नॉर्थ अमेरिका ख़त्म होता है तो साउथ अमेरिका हमारा जो है वो शुरू हो जाता है। ये देखें, ये इसके नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन या नॉर्दर्न ओशन, इसके साउथ में है साउथ अमेरिका, इसके ईस्ट में है अटलांटिक ओशन, ये आपको नज़र आ रहा है, और इसके वेस्ट में है पैसिफिक ओशन। समझ आई? इसके नॉर्थ में नॉर्दर्न ओशन, इसके साउथ में साउथ अमेरिका, इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन और इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका इंक्लूड 23 कंट्रीज लेड बाय द यूएसए ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अमेरिका भी इसमें मौजूद है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसी में मौजूद है, कनाडा इसमें मौजूद है। ठीक है, ये आपको मैक्सिको इसमें मौजूद है, ये आपको ग्रीनलैंड डेनमार्क यहाँ पर है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ देखें कैंसर। तो ये आपको यहाँ आइडिया हो जाएगा कि ये मेन जो कंट्री जो इकॉनमी जिनकी इकॉनमी इस टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग है वो कंट्रीज यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। तो इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ से आपने अंदाज़ा लगाया। अब हम आ जाते हैं साउथ अमेरिका की तरफ।
साउथ अमेरिका में क्या होता है, इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, एरिया वाइज जो है वो इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इन इट्स नॉर्थ लाइज द नॉर्दर्न ओशन, इसके नॉर्थ पे नॉर्दर्न ओशन है, इसके साउथ पे सदर्न ओशन है। इन इट ईस्ट लाइज अटलांटिक ओशन और इन इट्स वेस्ट लाइज पैसिफिक ओशन। ठीक है, आपको पता चला है कि फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसके नॉर्थ पे नॉर्दर्न ओशन या आर्कटिक ओशन जो आप इसे कहो, साउथ पे सदर्न ओशन, इसके ईस्ट पे जो है अटलांटिक ओशन और इसके वेस्ट में जो है वो पैसिफिक ओशन है। तो अब हम इसके थोड़े आगे हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे कि साउथ अमेरिका 12 कंट्रीज, इसके बीच में 12 कंट्रीज आती हैं। हेयर इज लोकेटेड द लार्जेस्ट फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट जो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट वो यहाँ पे मौजूद है, और वो विच कवर 30% ऑफ द साउथ अमेरिका टोटल एरिया, और साउथ अमेरिका का तकरीबन 30% एरिया जो है वो ये जो फॉरेस्ट है ये कवर करता है। तो इसमें आप नज़र आ रहे होंगे कुछ कंट्रीज, जैसे ब्राज़ील नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पेरू, ठीक है, इसके अलावा ये तमाम अर्जेंटाइन ये आपको नज़र आ रहा है, ये तमाम बोलिविया, ये आपको सारी कंट्रीज आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये हम जो बाकी रिमेनिंग कॉन्टिनेंट हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने 4 कॉन्टिनेंट डिस्कस किए हैं, उसमें हमने कॉन्टिनेंट की एक डेफिनेशन की, उसके बाद हमने 4 मेन कॉन्टिनेंट, जो 4 बड़े कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज, उनको डिस्कस किया, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। जो अब रिमेनिंग कॉन्टिनेंट हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर आपका यही था, जो आपका आज की डायरी जो है अभी मैं आपको देती हूँ। तो ये लेक्चर हमारा हम इधर ही इसको वो करते हैं, फिर नेक्स्ट जो कल लेक्चर होगा इसमें फर्दर जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक लेक्चर जो है ये समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो थ्रू कमेंट या थ्रू कॉल आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूँगी इसका। तो अब हम डायरी वर्क की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, अब जो है हम लोग जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा है उसके हमने 4 पार्ट्स पढ़े हैं, अभी पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है वो जो 4 कॉन्टिनेंट पढ़े हैं इससे रिलेटेड जो है डायरी वर्क में आपको देना चाहूँगी। आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, हाफ क्वेश्चन जो मैंने आज आप लोग को करवाए हैं 4 कॉन्टिनेंट, अभी 3 रह गए हैं। ये आप लोगों ने ऐसा करना है, लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ठीक है, ये था आप लोग का डायरी वर्क। आई होप आप लोग को तमाम चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई होंगी। हम नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दे दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।